नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में सच में विकास हो रहा है या फिर विकास सिर्फ सरकारी दावों तक ही सीमित है। सरकार कह रही है कि उसने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन हकीकत ये कि आज भी हजारों सरकारी पद खाली पड़े हैं। धामी सरकार अपने बजट को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन कैग की रिपोर्ट स्मार्ट सिटी, रोजगार और कई बड़ी योजनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मनरेगा, जो अब जी राम जी है, में लोगों को 21 दिन का काम मिल पा रहा है, इसमें भी संशय बना हुआ है। जिस योजना से हर परिवार को इलाज मिलने का दावा किया गया था, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। उधर विधानसभा सत्र जनता के मुद्दों से ज्यादा एक राजनीतिक अखाड़ा बनता नजर आया। उस पर सरकार से भी बड़े सुपर हीरो विधायक की दलबदल की फाइल कागजी दलदल में पिछले 4 सालों से उलझी है। दरअसल फाइल पिछले 4 साल से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार कर रही है। तो आखिर सवाल यही कि उत्तराखंड की असली तस्वीर है क्या? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आखिरकार तमाम सवालों और बहसों के बीच उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, या यूं कहें नेताओं का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुके गैरसैंण में शाही मेहमानों के स्वागत के लिए पतीला चढ़ ही गया। बजट सत्र में जनता की समस्याओं ने भले ही पहाड़ों की ठंडी हवा खाई, लेकिन माननीयों के इंतजाम में पूरी गर्मजोशी पहले की भांति ही रही। इसी शानदार माहौल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष इसे क्रांतिकारी और चमत्कारी बताने में जुटा है, जबकि विपक्ष इसे चुनाव जीतने वाली अटैची करार देता रहा। अब ये घोषित बजट बिना कमीशन खोरी किए जनता के द्वार कब और कैसे पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम नजर डाल चलते हैं बजट सत्र की कुछ अहम घटनाओं पर। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ ये सत्र पहले ही दिन से हंगामेदार रहा। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सियासी तापमान लगातार बढ़ता दिखाई दिया। पहले दिन उत्तराखंड के पुराने क्षेत्रीय दल यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश की और स्थायी राजधानी समेत कई मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के लाख जतन के बाद भी कई युवा जंगल और वैकल्पिक रास्तों के जरिए विधानसभा के करीब तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हालांकि अंतिम बैरिकेड पार करना उनके लिए भी संभव नहीं हो पाया। दूसरे दिन कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गैरसैंण पहुंचे और दिन भर पुलिस के हाथ पांव फुलाए रखे। स्थायी राजधानी गैरसैंण बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी, महिला अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। कांग्रेस ने एक बार फिर गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग जोर शोर से उठाई। इस घेराव के बहाने पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी एकजुटता का प्रदर्शन किया। गैरसैंण पहुंची भीड़ गोदियाल के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। जहां सदन के भीतर बाहर विपक्ष सरकार पर हमलावर था, तो पहली बार सदन के अंदर सत्ता पक्ष भी अपनी ही सरकार से सवाल पूछता नजर आया। ऐसे कम ही देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करें। अब इसके 2 ही मायने निकाले जा सकते हैं, या तो विधायकों को जनता का डर सताने लगा है, या फिर वो अपनी ही सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली जैसे विधायकों ने सरकार को असहज कर दिया। विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तो वन मंत्री सुबोध उनियाल को नियमों का पाठ तक पढ़ा दिया। शायद यही वजह रही कि मंत्री महोदय सवालों के सटीक जवाब देने में असहज दिखाई दिए। वहीं विनोद चमोली के सवालों पर भी मंत्री सुबोध उनियाल घिरते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सीधे तौर पर स्पीकर रितु खंडूरी पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि नियमों की अनदेखी हो रही है। मामला इतना गर्मा गया कि तीखी नोकझोंक के बीच स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वैसे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है। इससे पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल के विवादित बयान पर उनकी चुप्पी और कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला के विरोध पर दिखाई गई सख्ती को लेकर भी खूब सवाल उठ चुके हैं।
इतना ही नहीं, दल बदल कानून के तहत खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर 4 साल से फैसला न होने पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। सवाल उठता है कि उमेश कुमार के मामले में यह दरियादिली आखिर क्यों, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसे मामलों में जल्द फैसला करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आखिर क्या वजह है कि उमेश कुमार की फाइल आज भी धूल फांक रही है? क्या वजह है कि उस फाइल को अंधेरे कोने से बाहर निकालने की जल्दी मैडम को है नहीं, या फिर सरकार और विधायक उमेश कुमार के बीच कोई एक खास रिश्ता है जिसकी वजह से कार्रवाई की रफ्तार जानबूझकर धीमी कर दी गई? खुद उमेश कुमार कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पुराने दोस्त हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यही दोस्ती कार्रवाई की राह में सबसे बड़ा ब्रेक बन चली है? समय समय पर आने वाली कुछ तस्वीरें भी इस रिश्ते को लेकर कई तरह के संकेत देती हैं। दिलचस्प बात यह कि रितु खंडूरी के साथ उनके पिता भुवन चंद्र खंडूरी की सख्त और ईमानदार छवि भी जुड़ी हुई है। विधानसभा भर्ती घोटाले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने उसी सख्त तेवर की झलक भी दिखाई थी। लेकिन उमेश कुमार के मामले में उनकी लंबी चुप्पी ने उसी छवि पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गजेंद्र रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो मैडम का नया चश्मा आ गया है, क्या अब पुरानी फाइलें भी साफ दिखाई देंगी? दरअसल विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर काफी समय पहले लीगल राय लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी यह राय सामने आ नहीं पाई। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पहले के स्पीकरों के समय हुई भर्तियों पर कार्रवाई तेजी से हो गई थी, तो अब देरी क्यों हो रही है? उस दौर में जिन नेताओं के नाम सामने आए थे उनमें पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल हैं। इतना ही नहीं, दल बदल कानून से जुड़े मामलों पर भी फैसला लंबित है, खासकर खानपुर के विधायक उमेश कुमार को लेकर। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लीगल राय लेने में इतनी देरी क्यों, जबकि पूर्व में राम सिंह केड़ा और प्रीतम पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं में इस तरह के दल बदल मामले में कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की गई थी। जहां खड़े सरकार से बड़े जैसे कथन धामी सरकार में विधायक उमेश कुमार को साबित करते दिखाई देते हैं कि वो न केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से बड़ा कद इस प्रदेश में रखते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि देहरादून से लेकर दिल्ली में बैठे भाजपा आला कमान भी उनके सामने बोने से ही प्रतीत होते हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कथन यह भी साबित करता है कि पूरे देश में सबसे शक्तिशाली राजनेता के तौर पर स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का पद संभालने वाले चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी उनके आगे फीके हैं। अब अगर देश के इन दो शक्तिशाली नेताओं से भी उमेश कुमार को डर नहीं, तो फिर छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर से तो उनको क्या ही डर होगा। इसलिए उनके कथन को सम्मान करते हुए हम भी बरबस कहने को मजबूर हैं कि उमेश कुमार जहां भी खड़े हैं सरकार से बड़े हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड का देहरादून हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली। शायद यही वजह भी हो सकती है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक किसी के अंदर शायद इतनी जरूरत बची ही नहीं है कि वो खानपुर के विधायक उमेश कुमार की दल बदल वाली फाइल की तरफ तिरछी आंखों से देख भी सके। खैर, देखते हैं कि नया चश्मा सर से सफर कर आंखों तक उतर आया है, हिम्मत साथ लाया है कि नहीं। आपको फिलहाल हम गैरसैंण स्थायी राजधानी के मुद्दे तक ले चलते हैं, जिसने इस बार तूल पकड़ा है दोनों तरफ से। एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल के जुझारू युवा नेता हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ की आवाज बन चुके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की मांग है कि गैरसैंण को पूर्ण रूप से स्थायी राजधानी घोषित करो, जिसमें गैरसैंण राजधानी संघर्ष समिति भी यूकेडी के साथ है। दूसरी तरफ गणेश गोदयाल ने एक कदम आगे बढ़कर एक बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने जनता से अपील की कि उनका साथ दें। अगर पूर्ण समर्थन मिला तो न केवल कांग्रेस की सरकार गैरसैंण में ही शपथ लेगी, बल्कि लोग रहेंगे भी यहाँ पर। मंत्रिमंडल पूरी तरह से यहाँ पर अपनी जगह बनाएगा। स्थायी राजधानी बनाने में खुद उनके सहयोगी भी घर आड़े आए, किंतु परंतु किया तो उनकी शहादत होगी। यानी ये तो तय है कि चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, गैरसैंण को लेकर सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ही सुर में। ऐसे में हैरानी की बात ये कि इस गंभीर विषय पर न सोचकर धामी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री सतपाल महाराज कुछ और ही धुन में दिखाई दे रहे हैं।
युवा, लोकप्रिय, धैर्यवान, हिंदुत्व की गाड़ी के कर्णधार श्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के अनमोल रत्न की पहचान रखने वाले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज यहां बने विधानसभा भवन को ही कॉरपोरेट हाउस बनाने के लिए कदम बढ़ाने की बात कहते नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस भवन को शादी या अन्य तरह की गतिविधियों के लिए किराए पर देना चाहिए। वैसे उनकी बात सही भी है। शायद उनको लग गया है कि उनकी सरकार गैरसैंण को राजधानी बनाने के मूड में है नहीं, और जब 5 साल में सिर्फ कुछ ही दिन सत्र के नाम पर सैर सपाटा होना है तो करोड़ों की बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा। उससे अच्छा तो उसको किराए पर दे दिया जाए। अब मंत्री महोदय के इस बयान को शहीदों के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। वो आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी ताकि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो। ऐसे में अब हजारों राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के गैरसैंण को किराए पर देने की बात ने एक भावनात्मक बहस को जन्म दे दिया है। करोड़ों की लागत से विधानसभा भवन इसलिए ही बना था ताकि इसे स्थायी राजधानी बनाया जा सके, जिसे अब शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल में देने की बात धामी सरकार अब करने लगी है। अब इस शादी बारात के लिए इस्तेमाल करने की चर्चा ने जनता के बीच भी आक्रोश पैदा कर दिया है। यहां यह भी सनद रहे कि भाजपा के एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही अब तक यहां ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की हिम्मत जुटा पाए हैं, जिससे आगे एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत उनके बाद आए मुख्यमंत्री कर नहीं पाए, फिर चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो या फिर पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल आप धामी सरकार के अनमोल रतन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सुनिए। आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। आपने ये बात कही, यूज तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। खैर, विधानसभा भवन की किराए से कमाई के सुविचारों से अलग हटकर कुछ और जमीनी सच्चाई पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें नेताओं की करनी और कथनी में कितना फर्क होता है और कैसे आम जनता ने उन्हें धीरे धीरे सीरियस लेना छोड़ दिया है, वो सब देखने को मिलेगा। पर उससे पहले थोड़ा गौर अखबारों की शोभा बढ़ा रही इन हेडलाइंस पर कर लीजिए ताकि समझ अच्छे से आ सके। दावों और वादों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझने में शंका है कि प्रदेश आखिर किस तरह का विकास देख रहा है तो थोड़ा विस्तार से कहानी हम बताए चलते हैं। धामी सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 3 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। इनमें गैरसैंण को राज्य पोषित योजना के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। सुनने में यह योजना बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन सवाल ये कि जब एक ही शहर कई सालों से स्मार्ट बनने की राह में अटका हुआ है तो 3 नए शहर आखिर किस दशक में स्मार्ट कहलाएंगे। यहां बात हो रही है अस्थायी राजधानी देहरादून की। कभी ये शहर अपनी सुंदरता, साफ वातावरण और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता था, लेकिन आज स्मार्ट सिटी के नाम पर हालात कुछ ऐसे हैं कि शहर का शायद ही कोई मोहल्ला, गली या चौराहा ऐसा हो जहां अनप्लान्ड खुदाई न चल रही हो। स्मार्ट सिटी के नाम पर यह विकास का एक अजीब ही मॉडल दिखाई देता है। पहले बड़ी मुश्किल से कोई काम होता है, फिर उसके बाद ऊपर पक्की सड़क बना दी जाती है और कुछ ही दिन बाद किसी दूसरे काम के लिए वही सड़क दोबारा खोद दी जाती है। इस तरह स्मार्ट सिटी का सपना दिखाते दिखाते शहर की असली पहचान ही धुंधली होने लगी है। कभी अपनी ठंडी और साफ हवा के लिए मशहूर देहरादून आज धूल के गुबार में सांस लेने को मजबूर दिखाई देता है। शहर का मौसम भी अब लोगों के लिए राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शहर के पर्यावरण और व्यवस्था को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उनमें से एक नाम अनूप नौटियाल का भी है, जो वर्षों से देहरादून की बेहतरी के लिए सरकार को सुझाव देते रहे हैं।
वो कई बार शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन विडंबना ये कि ऐसे जागरूक लोगों की बात सुनने की फुर्सत सरकार के पास शायद अब बची नहीं है। स्मार्ट सिटी वास्तव में कितनी स्मार्ट बनी है, इसकी झलक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी परियोजना के कई कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं। बिना टेंडर के करोड़ों रुपए के काम कराए गए, यानी काम उन्हीं को दिया गया जिन्हें देना सुविधाजनक समझा गया। इतना ही नहीं, तय समय पर काम पूरा न करने के बावजूद कार्यदायी संस्था से 19 करोड़ रुपए की वसूली भी नहीं की गई। इतना ही नहीं, कार्यदायी संस्था ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार को अधूरी परियोजना के बावजूद करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। यानी कागजों में स्मार्ट सिटी के सपने बड़े शानदार दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है, जहां विकास से ज्यादा बजट की बंदरबाट के आरोप चर्चा में रहते हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकांश कार्य जून 2023 तक पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन समय सीमा बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई। इस परियोजना के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2016 से 2023 के बीच 737 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें से 634.11 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, यानी लगभग 90% पैसा खर्च हो गया। लेकिन शहर की हालत देखकर यह समझना मुश्किल है कि वो पैसा आखिर गया कहां। हाँ, इतना जरूर कि शहर के मुख्य बाजार को जरूर संवार दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर विकास की तस्वीर दिखाने के लिए एक उदाहरण मौजूद रहे। कैग रिपोर्ट और भी बहुत कुछ कहती है। रिपोर्ट के अनुसार 5.91 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून के 3 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, इंटरएक्टिव बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई कंटेंट, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थीं। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये सुविधाएं शुरू ही नहीं की गई, यानी उपकरण लग गए, बजट खर्च हो गया, लेकिन छात्रों के लिए उसका कोई उपयोग हो ही नहीं पाया। कैग रिपोर्ट में कई और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ठोस कूड़ा प्रबंधन की निगरानी के लिए मार्च 2022 में बायोमेट्रिक और सेंसर आधारित प्रणाली विकसित की गई थी, लेकिन फरवरी 2025 तक भी इसे लागू किया नहीं गया। इससे करीब 4.55 करोड़ रुपए व्यर्थ चले गए। स्मार्ट अपशिष्ट वाहन योजना के तहत करीब 90 लाख रुपए खर्च कर ई रिक्शा खरीदे गए, लेकिन 2 साल तक उनका संचालन हुआ ही नहीं। देहरादून शहर में मौसम की जानकारी देने के लिए पर्यावरण सेंसर लगाए गए, जिन पर 2.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह मल्टी यूटिलिटी डक्ट बनाने पर 3.24 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इनका भी उपयोग हो नहीं पाया। कैग रिपोर्ट में एक बात और सामने आई कि उत्तराखंड में अलग अलग सरकारों के शासन में 20 वर्ष में बिना बजट प्रावधान के 55,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की है। यह हाल तब है जब प्रदेश पर कर्ज बढ़कर 94,000 करोड़ हो गया। दूसरी तरफ मनरेगा के हाल भी बहुत बुरे हैं, जिसे अब जी राम जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिर्फ नाम बदलकर काम नहीं होता। मनरेगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन की मजदूरी, रोजगार की गारंटी देकर उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। उत्तराखंड में 66% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये योजना गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के लिए अहम है, लेकिन कैग की रिपोर्ट में एक बात सामने आई है। अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच औसतन साल में सिर्फ 21 दिन का काम ही लोगों को मिला है। कैग में एक और खास बात सामने है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक गंगा को लेकर भी राज्य सरकार का रवैया हैरान करने वाला रहा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से गंगा के तटवर्ती नगरों में सीवरेज सुविधाओं में सुधार करने में योगदान नहीं दिया। यही वजह रही कि कई एसटीपी या घरेलू सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं, ये केवल आंशिक रूप से जुड़े हैं। राज्य गंगा समिति ने एसटीपी का समय पर सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया, जिससे मानव जीवन और नमामि गंगे परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि सीवेज शोधन संयंत्रों में सीवेज के शोधन की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। अधिकतर एसटीपी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्र सरकार के मानदंडों का पालन नहीं किया। उत्तराखंड में गंगा नदी से संबंधित कुल 42 परियोजनाओं में से 23 की वर्ष 2018 से 2022-23 तक की जांच की गई। परियोजनाएं सीवेज प्रबंधन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, घाटों की सफाई और वन रोपण व औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थीं। जांच में कुछ कमियां सामने आई हैं,
जांच में पाया गया कि राज्य गंगा समिति और राज्य गंगा मिशन ने स्थानीय समुदाय के सहयोग से सीवेज शोधन अवसंरचना की योजना और कार्यान्वयन नहीं किया। सरकार एक और विषय पर अपने कंधे खुद ही थपथपाने से पीछे नहीं हटती, तो लगे हाथ उस पर भी रोशनी डाले चलते हैं। दरअसल बात रोजगार के आंकड़ों से संबंधित है। एक तरफ धामी सरकार और उनके मंत्री रोजगार को लेकर कई दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही चेहरा दिखा रही है। धामी सरकार का दावा है कि उनकी सरकार ने बीते सालों में 26,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन सदन में सरकार द्वारा रखे गए आंकड़ों के मुताबिक इस प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या बढ़ी है। सालाना बजट में रिक्त पदों की लगातार बढ़ती संख्या सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आंकड़ों के अनुसार अभी इस प्रदेश में 83,000 से अधिक पद रिक्त हैं। सवाल यह है कि सरकार अगर सबसे ज्यादा नौकरियां देने में कामयाब रही तो फिर रिक्त पदों में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक प्रदेश में 83,637 पद खाली थे, जो कि 1 अप्रैल 2024 के आंकड़ों से 2,369 ज्यादा है। सरकारी विभागों में 66,317 पद, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में 10,309 पद और राज्य सहायतित संस्थाओं में 6,811 पद खाली हैं। अगर सरकार इतने रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दे रही है तो फिर खाली पद इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब इस प्रदेश के युवा और हमारे सभी दर्शक ही दें तो बेहतर होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी बात रखिए और बताइए कि सरकार की कथनी और करनी में क्या वाकई फर्क है। रोजगार के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लाई गई अटल आयुष्मान योजना को भी ब्रेक लग गया है। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में नई गाइडलाइंस में अब इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड होगा, और राशन कार्ड तो सिर्फ उनका बनता है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, जबकि 5 लाख तक की आय वाले तो पहले से ही केंद्र की आयुष्मान योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा ही सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र सरकार की इस योजना में पूरे प्रदेश के सभी लोग इसका लाभ ले सकते थे, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या फिर अमीर। लेकिन विधानसभा से पारित उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना को बिना विधानसभा की सहमति के विभाग ने स्वतः ही समाप्त कर दिया। ऐसी सूचना तो है, पर इसका काउंटर करने के लिए कोई भी अधिकारी या संबंधित मंत्री सामने आया नहीं। कुल जमा 8 अब उत्तराखंड में जिनके अटल आयुष्मान कार्ड बने थे वो सब रद्दी हो चुके हैं। सवाल उठता है कि फिर 600 करोड़ का बजट किस लिए और क्यों, किस योजना में रखा गया। इन सब खबरों के बीच उत्तराखंड में 2027 के सत्ता संग्राम से पहले चुनावी कसरत होने लगी है। क्या राष्ट्रीय पार्टियां, क्या स्थानीय दल, सभी अभी से गुणा भाग करने में और जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह भी इसी गुणा भाग करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन और सरकार का दावा था कि इस कार्यक्रम में 1.5 लाख की भीड़ जुटेगी। अपेक्षित भीड़ का न जुटना भाजपा संगठन के लिए आत्ममंथन का बड़ा मुद्दा बन गया। खैर, इस सब के बीच अमित शाह का भाषण पार्टी के लिए कई तरह के संकेत दे गया। सामान्य रूप से देखें तो ये भाषण चुनावी भाषण ही प्रतीत हुआ, लेकिन राजनीतिक पंडित के चश्मे से देखें तो ये प्रदेश के कर्मठ, जुझारू, योग्य मुख्यमंत्री के लिए कई संकेत भी दे गया। दरअसल ये कार्यक्रम धामी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया था। हर जगह पोस्टर और बैनर में 4 साल का ही जिक्र किया जा रहा था। उम्मीद थी कि मोदी सरकार में नंबर 2 की जगह रखने वाले भाजपाई चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह का भाषण केवल 4 साल के कामकाज पर केंद्रित होगा। बावजूद इसके अमित शाह ने 4 साल नहीं बल्कि 9 साल का कार्यकाल को मुख्य केंद्र में रख दिया। ऐसा लगा जैसे अंतिम समय में पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी गई। सीएम धामी के 4 साल के कामकाज का उल्लेख तो गृह मंत्री ने किया, लेकिन कार्यक्रम को 4 साल की बजाय 9 साल बेमिसाल में तब्दील कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को भी उतने ही नंबर देकर अमित शाह ने एक तरह से एक तरफा घूमने वाले ध्रुव को निष्क्रिय कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऊर्जा देने का काम भी इस भाषण के जरिए हुआ। अब इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। भले भक्ति से परिपूर्ण भक्त इसको दिल पर ले बैठे, लेकिन राजनीति को बारीकी से समझने वाले विश्लेषक इसके मायने निकालने में लगे हैं।
खैर, अमित शाह के भाषण में कुछ ऐसे तथ्य भी निकलकर सामने आए जिसमें अमित शाह की तरफ से यह दावा किया गया कि कांग्रेस राज में नौकरी के नाम पर पर्ची और खर्ची दोनों चला करती थी, लेकिन भाजपा की धामी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के ही नौकरी हजारों हजार युवाओं को दे दी गई। लेकिन शायद अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभी हाल ही में पेपर लीक की घटनाओं के बाद उन्हीं की राज्य सरकार सवालों के घेरे में रही। कई परीक्षाओं में धांधली सामने आई। युवाओं का एक बड़ा आंदोलन काफी वक्त तक सरकार की मुश्किल बढ़ाता रहा। बाद में उन्हीं की सरकार ने माना कि गड़बड़ हुई है और उसकी जांच सीबीआई को देनी पड़ी। उन्हीं की सरकार में विधानसभा घोटाला सामने आया था, जिसमें भाजपा नेताओं के करीबियों को नौकरी दी गई। भ्रष्टाचार पर तो प्रदेश की जनता से ही आग्रह है कि वो ही बताएं कमेंट के जरिए, ताकि आवाज दिल्ली तक तो पहुंच ही सके। खैर, अमित शाह तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का मोहभंग भाजपा से होने लगा है। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उसे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। नरेंद्र मोदी जी, तीसरा दशक ऐसा होगा, हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमि की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और समर्पण के कारण कई बार कई आरोप भी झेले। इन आरोपों से कभी व्यथित नहीं हुआ। ये परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अलावा और कोई विकल्प बचता दिख नहीं रहा। वैसे पोस्ट लिखने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय बेहद शांत और मृदुभाषी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। केदारनाथ आपदा के दौरान अजेंद्र आपदा पीड़ितों के बीच ही मौजूद रहे। खुद उनका भी सब तबाह हो चुका था, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अजेंद्र ने आपदा की उस घड़ी में सवाल न उठाकर भरपूर सहयोग देना ज्यादा उचित समझा। ऐसे नेता का राजनीति से मोहभंग हो जाना भाजपा के लिए चिंता का विषय तो जरूर है। सिर्फ अजेंद्र अजय ही नहीं, पार्टी के एक के बाद एक नेता आवाज उठा रहे हैं, खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा अपने नाराज नेताओं के दम पर तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? आज के जो हालात हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि भाजपा को विपक्ष से लड़ने से पहले अपने ही नेताओं को साधना पड़ेगा, नहीं तो हैट्रिक की उम्मीद बेमानी है। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।